हेलो बच्चों, एसपीजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आपके पेपर में इंटरमीडिएट की मैं बात कर रहा हूँ। इंटरमीडिएट में एक कहानी लिखने को आती है। कभी जो है कहानी में ये पूछते हैं कि कहानी का कथासार बताइए, कभी ये पूछते हैं कि कहानी कला की दृष्टि से इसकी समीक्षा कीजिए, और कभी ये कहते हैं कि कहानी की विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो देखिए, जो पूछा जाए वही आप लिखोगे तो आपको नंबर मिलेंगे। पूछा कुछ और जाता है और लिखते कुछ और हो तो आपके नंबर कट जाते हैं। देखिए, 2014, 15, 16, 17, 18 कई बार ये पूछा गया कि पंचलाइट कहानी का कथासार अपने शब्दों में लिखिए। तो हम जैसे जैसे बता रहे हैं ऐसे ही आप लिखिए। पहली बात तो आप पाठ का नाम डालिए पंचलाइट, फिर उसके नीचे लिखिए कहानीकार का नाम। कहानीकार का नाम हेडिंग डालो और लिखो फणीश्वर नाथ रेणु। अगर ये आप नहीं लिखोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। आप जैसे कहानी लिख रहे हो, उसके कथा सार लिख रहे हो, तो उसमें हेडिंग डालो कहानी पंचलाइट का कथासार, ये भी लिख दो, हेडिंग डाल दो। और कहानीकार का नाम फणीश्वर नाथ रेणु अगर नहीं डालोगे तो नंबर कट जाएंगे। तो फणीश्वर नाथ रेणु नाम जरूर डालो। इसके बाद सीधा कथासार हेडिंग डाल करके लिखिए कि गांव की महतो टोली के, जैसे हम बता रहे हैं ऐसे लिखो, पंच जाति के लोगों पर लगाए गए दंड जुर्माने से एकत्र हुए रुपयों से एक पेट्रोमैक्स गैस की लालटेन, जिसे गांव वाले पंचलाइट या पंचलाइट कहते हैं, और उस पंचलाइट को खरीदते हैं। गांव में 8 टोलियों की 8 पंचायतें हैं, है ना, और सबके पास दरी, जाजम, पेट्रोमैक्स आदि सामान है। इसलिए महतो टोली के पंच भी एक मेट्रोमैक्स खरीदते हैं। बचे रुपयों से पूजा का सामान खरीद लाते हैं। वह पंचलाइट उस टोली के सम्मान की सूचक है। इसलिए जब छड़ीदार उसे सिर पर रखकर गांव में लाता है तो टोली के सभी लोग उसे देखने उमड़ पड़ते हैं। संध्या समय पंचलाइट को जलाने से पूर्व पूजा पाठ का आयोजन किया जाता है। अब इतना डालिए दूसरा पैराग्राफ। अब दूसरे पैराग्राफ में लिखो, टोली के सब लोग उत्सव मनाने की तैयारियां करने लगते हैं, लेकिन जब पंचलाइट जलाने का समय आता है तो ये समस्या उठ खड़ी होती उसे जलाया कैसे जाए, क्योंकि उन लोगों में से कोई भी उसे जलाना नहीं जानता था। दूसरी टोली वालों से उसे वो जलवाना नहीं चाहते थे क्योंकि स्वाभिमान में धक्का लगेगा, क्योंकि इससे उनकी बिरादरी का अपमान होगा। तब गुलरी की बेटी मुनरी अपनी सहेली को चुपचाप ये बताती है कि उनकी जाति का गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। गोधन मुनरी का प्रेमी है। वह मुनरी को देख देख कर सिनेमा के गीत गाता है। इस पर मुनरी की माँ ने पंचायत में शिकायत कर गोधन को जाति से निकलवा दिया था। प्रश्न ये है कि जाति बहिष्कृत यानी जाति से बाहर आदमी को कैसे सहयोग लिया जाए, है ना। लेकिन पंचलाइट जलाने का कार्य अवश्य ही होना था। ऐसा न होने पर अन्य टोली और जातियों के लोग हंसेंगे। जाति के सम्मान को देखकर सरदार ने कहा कि गोधन पर कैसा बंदिश, उसे पुनः जाति में ले लिया जाए, उससे कार्य करा के जाति की मान मर्यादा की रक्षा की जाए। पंचायत गोधन के मामले पर पुनर्विचार कर उसके अपराध को क्षमा कर देती है और उसे पुनः जाति में मिला लिया जाता है। गोधन बिना स्पिरिट के गोले के से ही, है ना, गोले के तेल यानी नारियल के तेल से ही पंचलाइट को जलाकर टोली की इज्जत बचा लेता है। जात के सब लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। उल्लासमय वातावरण में उत्सव मनाया जाता है। गोधन संपूर्ण जात की आंखों का तारा बन जाता है। वह उसकी पिछली सारी बातें भूलकर उसका सम्मान करते हैं और मुनरी की माँ गोधन को अपने घर भोजन करने को बुलाती है। पंचलाइट कहानी की मात्र इतना सा ही संक्षिप्त कथा है। तो कथा को ही कथासार कहते हैं, यानी कि कहानी को ही कथासार कहते हैं। इतना आपको लिखना है। अब इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन अगर आ जाए तो उसको कैसे लिखोगे। दूसरा क्वेश्चन है
कि फणीश्वर नाथ रेणु की पंचलाइट कहानी की कथा शिल्प, यहाँ देखिए अलग है ये कथा शिल्प यानी कहानी कला की दृष्टि से समीक्षा कीजिए। तो इसको उत्तर में लिखना कि फणीश्वर नाथ रेणु की पंचलाइट कहानी बिहार के ग्रामीण जीवन का वर्णन करने वाली एक आंचलिक कहानी है ना। आंचलिक माने एक जो है एक छोटे एरिया की कहानी है ना। इस कहानी के शिल्प सौंदर्य पर विचार करने से पूर्व हमें पहले यह जान लेना चाहिए कि आंचलिक कहानी कहते किसे है ना। तो आंचलिक कहानी कहते किसे, आप लोग लिखना शुरू कर देते हो तो पहले इसको समझो। अब हेडिंग डालो आंचलिक कहानी। किसी भी प्रदेश में एक छोटे से भूभाग, मैंने बताया ना अभी कि छोटे से एरिया भूभाग को अंचल कहते हैं। किसी भी प्रदेश का एक छोटा सा एरिया छोटे भूभाग को अंचल कहते हैं। उस अंचल विशेष के अपने विशिष्ट रीत रिवाज, रहन सहन, खान पान, भाषा आदि होते हैं। अतः कहानी में किसी छोटे से क्षेत्र की इन्हीं सारी बातों और विशेषताओं का वर्णन प्रधानता के साथ ही उसे आंचलिक कहानी कहते हैं। पहले लिखना पड़ेगा आपको, फिर हेडिंग डालो कथानक संयोजन। अब रेणु यानी फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी पंचलाइट में कथानक का कोई विशेष महत्व नहीं रहा है। कथा केवल इतनी सी है कि महतो टोली के पंच एक पंचलाइट खरीद कर लाते हैं, लेकिन उसे टोली का कोई भी व्यक्ति जलाना नहीं जानता। किसी बाहरी आदमी से वे उसे जलवाना नहीं जानते, क्योंकि ऐसा करने से उनकी जाति का अपमान होगा। इसलिए वे अपनी ही टोली के उस युवक गोधन से उसे जलवाने को तैयार हो जाते हैं, जिसे पंचों ने मुनरी को छेड़ने के अपराध पर जात से बहिष्कृत कर दिया था, है ना। गोधन पंचलाइट जला देता है और मुनरी की माँ गुलरी उसे अपने घर भोजन करने का निमंत्रण देती है। यह कथानक बहुत संक्षिप्त लेकिन नाटकीय है। अब अगली हेडिंग डालना कि पात्र चित्रण, पात्र और चरित्र चित्रण। इस कहानी में अनेक पात्र हैं, जैसे सरदार, दीवान, गुलरी का की फुटंगी, गोधन, मुनरी, कनेली आदि। इनमें से गोधन और मुनरी के अतिरिक्त अन्य सभी पात्र गांव के सामूहिक चरित्र को प्रस्तुत करते हैं। उन्हें किसी भी तरह पंचलाइट को जलाकर अपनी टोली और जाति के सम्मान की रक्षा करनी है। गोधन गांव का एक मनचला युवक है जो मुनरी से प्रेम करता है। मुनरी भी उसे मन ही मन चाहती है। उसमें नारी सुलभ संकोच है, क्योंकि औरतों का गुण होता है शर्माना, तो वही संकोच है। इसलिए वह अपनी सहेली कनेली द्वारा कहलवा देती है कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। अंत में गोधन और मुनरी के प्रेम मार्ग की बाधा दूर हो जाती है ना, और उनके मिलन का रास्ता साफ हो जाता है। उन्हें गाना गाया करता था, सलम सलीमा वाला गाना, है ना, सनम हम तुमसे जुदा हो गए। अब आगे हेडिंग डालना संवाद योजना, है ना। तो इस कहानी के संवाद संक्षिप्त पात्र के चरित्र पर प्रकाश डालने वाले, कथन को गति देने वाले हैं। जैसे सरदार ने कहा, जात की बंदिश क्या, जबकि जात की इज्जत ही पानी में बही जा रही है। ये डायलॉग है ना सरदार का। अब देखिए देश काल में जो है एटमॉस्फेयर का वर्णन किया जाता है, तो हेडिंग डाली है देश काल। ये कहानी बिहार के एक छोटे से गांव की कहानी है। इस गांव में 8 जाति के लोग अलग अलग टोले मोहल्ले में रहते हैं। सबकी अपनी अपनी पंचायतें हैं। उन सभी जातियों के लोग दूसरी जाति वालों से प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन और द्वेष यानी ईर्ष्या रखते हैं। यदि एक जाति वालों के पास पेट्रोमैक्स है तो अन्य जाति वालों के पास भी वो होनी चाहिए, है ना। उनके पास है, हमारे पास नहीं तो बेइज्जती तो हुई करी। नहीं है तो खरीदा जाता है। इससे जाति का सम्मान बढ़ता है। इस सम्मान की रक्षा के लिए जाति के अपराधी को भी क्षमा कर उसे पुनः जाति में मिला लिया जाता है। इसके बाद हेडिंग डाली है भाषा शैली, यानी उनकी भाषा का तरीका क्या है। ये कहानी ग्रामीण वातावरण का चित्रण
करती है। इसकी भाषा खड़ी बोली है, परंतु इसमें ग्रामीण समाज में बोली जाने वाली भाषा तथा अनेक ग्रामीण शब्दों का प्रयोग कर उसे स्थानीय रंग प्रदान कर दिया जाता है। इसका शीर्षक ही उस ग्रामीण भाषा के रंग की झलक दे जाता है, जिसमें पेट्रोमैक्स को पंचलाइट कहा जाता है। अब देखिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आई है, उद्देश्य। कभी कभी पूछते हैं पेपर में, तो हेडिंग डालो उद्देश्य। कहानी आंचलिक परिवेश को वाणी देने वाली है, यानी आवाज देने वाली है। तो कहानी का उद्देश्य ग्रामीणों की अशिक्षा, रूढ़िवादिता तथा वैमनस्य को उजागर करना है। ग्रामीण परिवेश का चित्रण करना इस कहानी का एक विशेष उद्देश्य है। स्वार्थी वृत्ति तथा प्रेम का भी उद्घाटन हुआ है। जन जागरण तथा सुधार हेतु तो आवाज उठाना कहानीकार का लक्ष्य प्रतीत होता है। यही उद्देश्य में आपको लिखना। और जब ये बातें आप नहीं लिखते हो और नंबर कट जाते हो, कहते हो हमने तो लिखा था और नंबर नहीं आए, पता नहीं। आप 95% के ख्वाब देखते हो लेकिन लिखते हो 2% तो कैसे भैया आवे। तो आप 95% का काम करिए तो 95% क्रॉस करोगे। जैसे जैसे हम बतावा ऐसे लिखना है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि अगर आ जाए कि पंचलाइट कहानी की विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अथवा ये दो रूपों में पूछा जा सकता। 2005 में आवा, 7 में आवा, 11 में आवा और 13 में आया, 15 में आया। ये आएगा अब की बार जरूर। अथवा करके पंचलाइट कहानी के कथानक की विवेचना कीजिए। तो उत्तर में लिखो। अब देखो कहानीकार का नाम हर जगह लिखना। अगर कहानीकार का नाम नहीं लिखोगे तो नंबर आपके कट जाएंगे, है ना। तो उत्तर में लिखना पंचलाइट कहानी के लेखक हिंदी के सुप्रसिद्ध कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु हैं। इस कहानी के प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, पंचलाइट आंचलिक कहानी है। नंबर 1 डालो। ये बिहार प्रांत के ग्रामीण अंचल से संबंधित कथानक को लेकर लिखी गई है। लेखक ने इसमें वातावरण का सजीव रूप उपस्थित किया है। उसके बाद नंबर 2, इस कहानी में लेखक ने ग्रामीण मनोविज्ञान का यथार्थ रूप उजागर किया, यानी सच्चाई इसमें बताई है ना। ग्रामीण लोग जाति, धर्म एवं अन्य कारणों से किस तरह समूह में बटे होते हैं, इनकी ईर्ष्या द्वेष एक दूसरे के प्रति होड़, कंपटीशन, स्पर्धा, है ना, का चित्र उपस्थित करती है। नंबर 3 में लिखना इस कहानी में उच्च कोटि की यथार्थता है। यथार्थता माने सच्चाई है। गांव के परिवेश का वास्तविक रूप उद्घाटित हुआ है। नंबर 4 में ग्रामीण शब्द समूह, वेशभूषा, रहन सहन, रीति रिवाज, सोच विचार, अंधविश्वास, धार्मिक विश्वासों को यथातथ उपस्थित किया गया है। इसमें वर्गगत चरित्र भी उद्घाटित हुआ है। इसके बाद नंबर 5 में लिखना हास्य व्यंग्य इस कहानी की एक विशेषता है। ग्रामीण अज्ञान, अशिक्षा, एक दूसरे से ऊपर उठने की होड़ की ईर्ष्यापूर्ण भावना का वर्णन है। होड़ माने होता है स्पर्धा, कंपटीशन। इसके बाद 6 नंबर में डालना घटना अत्यंत संक्षिप्त लेकिन असरदायक है, प्रभावशाली है। वाक्य, विचार और शब्द प्रयोग की दृष्टि से लेखक अत्यंत सफल रहा है। इसके बाद नंबर 7 कहानी का शीर्षक अधिक उपयुक्त, क्योंकि पंचलाइट कहानी के पंचलाइट के चारों ओर कहानी घूमती है, इसलिए इसका शीर्षक, टाइटल बड़ा ही उपयुक्त, रोचक और कौतूहलवर्धक है। नंबर 8 में लिखना पात्र अत्यधिक सजीव और यथार्थ है, सच्चे हैं। जैसे पात्र वैसे उनकी भाषा भी है। नंबर 9 संवादों की दृष्टि से यह कहानी अत्यधिक प्रभावशाली है। कथा के विकास और पात्रों के चरित्र चित्रण में ये संवाद सहायक हुए हैं। नंबर 10 में यह लिखना कि शैली की दृष्टि से लेखक ने इसमें नवीन और मौलिक शैली का प्रयोग करते हुए इसमें आंचलिक शैली और रिपोर्ताज शैली का प्रयोग किया है। रिपोर्ताज जो इन्वर्टेड कामा के अंदर काफी वाक्यों को ज्यों का त्यों लिख दिया, इसको रिपोर्ताज कहते हैं, है ना। तो सर्वत्र मनोवैज्ञानिकता है। संक्षेप में कहा जा सकता है इस कहानी में रोचकता, कलात्मकता और आंचलिकता है। देखिए बच्चों, फणीश्वर नाथ
रिपोर्टाज लेखक है। अगर मान लीजिए पेपर में आ जाए कि किसी एक रिपोर्टाज लेखक का नाम लिखो तो फणीश्वर नाथ रेणु का नाम आता है। धन्यवाद बच्चों, वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और हम आपको हिंदी में वीडियो डालते रहेंगे और आप लोग इसको देखते रहो। थैंक यू।